नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, जिसमें बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और धर्मेतर साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में मैंने आपको भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत में से पुरातात्विक स्रोत करवा दिए थे और साहित्यिक स्रोत में से आपके ब्राह्मण साहित्य के बारे में वर्णन किया था। आज हम साहित्यिक स्रोतों के जो धार्मिक साहित्य है उस धार्मिक साहित्य में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद होने वाली विभिन्न बौद्ध संगीतियाँ या सभाओं में बौद्ध धर्म के विभिन्न ग्रंथों की रचना हुई। प्राचीन भारत में 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई। पहली संगीति या सभा बौद्ध सभा आयोजित हुई सप्तपर्णी गुफा राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व या 486 ईस्वी पूर्व में। यह कहा जाता है कि यह महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आयोजित हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई। इसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं को संग्रहित किया गया। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचरण नियमों का वर्णन है। दूसरी संगति वैशाली में आयोजित हुई महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद, अर्थात 383 ईस्वी पूर्व या 386 ईस्वी पूर्व में। इस समय मगध का शासक कालाशोक था और इस संगति की अध्यक्षता सर्वकामी ने की। इसमें 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। इस संगति में बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन हुआ और संघ 2 भागों में बट गया। पहला विभाजन स्थिविरवादी में हुआ जो परंपरावादी या थेरवादी कहलाए। दूसरा विभाजित जो मत था वह मासंदिक था। संघ के संगठन में परिवर्तन चाहने वाले ये लोग थे। तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित हुई 253 ईस्वी पूर्व में। इस समय मगध का शासक अशोक था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा की गई थी। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने कृत्रिम और वास्तविक भिक्षु की पहचान के लिए यह तीसरी संगति बुलाई थी और इस सभा में विवाद में स्थिरवादियों की जीत हुई। इस सभा में अभिधम पिटक को अंतिम रूप दे दिया गया। चौथी बौद्ध सभा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई 78 ईस्वी के बाद कनिष्क ने इसको आयोजित किया था और इसमें अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार यह जालंधर में हुई थी और इसमें सारा बौद्ध साहित्य लिख लिया गया, लिपिबद्ध कर लिया गया और इस संगति में बौद्ध धर्म का दूसरा विभाजन हुआ और संघपुन 2 शाखाओं में बटा। महायान को राजधर्म घोषित किया गया और 2 शाखाएं जो बौद्ध संघ की बनी। पहला हीनयान वे लोग थे जो बौद्ध धर्म की प्राचीन परंपरा को बनाए रखने वाले थे, अर्थात परिवर्तन के विरोधी थे। दूसरा महायान, इसकी स्थापना नागार्जुन द्वारा की गई। इनके नियम सरल थे, यह बुद्ध की मूर्ति पूजा के समर्थक थे। तो अब बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित था। तो ये तो 4 बौद्ध सभा थी। अब हम देखें कि बौद्ध साहित्य क्या था या किन भाषाओं में रचा गया। बौद्ध साहित्य 2 भाषाओं में लिखा गया, पाली भाषा और संस्कृत भाषा में। प्राचीन बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचित है। पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग है त्रिपिटक। पहला, महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने से उनके परिनिर्वाण तक जो कुछ भी कहा और जो कुछ भी
लोगों ने सुना, उनके उपदेशों का संग्रह त्रिपिटकों में है। ये 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के विचारों, धार्मिक विचारों और उपदेशों का वर्णन है। यह पिटकों में सबसे बड़ा पिटक है और 5 निकायों में बटा है। ये 5 निकाय हैं: तीर्थ निकाय, मंजिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें बुद्धकालीन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये 16 महाजनपद थे: अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, शूरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, गांधार, कम्बोज, अश्मक, व्रज्जी और मल। दूसरा पिटक विनय पिटक है। इसमें संघ के और भिक्षु भिक्षुणियों के दैनिक जीवन और आचरण संबंधी नियमों का वर्णन है। इसके 4 भाग हैं: पहला सुत विभंग, दूसरा खंदक, तीसरा परिवार और चौथा पातिमोक्ष। अभिधम पिटक में दार्शनिक विषयों पर चर्चा की गई है बौद्ध धर्म के, और इसमें 7 रचनाएं हैं: धर्म संगनी, विभंग, कथावत्थु, पुंगलपंती, धातु कथा, यमक और पथथनी। तो ये 3 पिटक थे। दूसरा साहित्य जातक साहित्य है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाओं का वर्णन है, और जातकों में गद्यांश की बजाय पद्यांश में जो वर्णन है वो ज़्यादा प्राचीन है। इसके अलावा सिंहली ग्रंथ जो है वो लंका के इतिहास के महाकाव्य हैं जो पाली भाषा में है। सिंहली ग्रंथ 2 है और इनकी रचना श्रीलंका में हुई। पहला दीपवंश, इसकी रचना 34 शताब्दी ईस्वी में हुई। ये लंका के इतिहास का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। दूसरा महावंश, इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई। इसमें दीपवंश में अधिक काव्यात्मक गुण है, और दीपवंश की अपेक्षा महावंश में अधिक काव्यात्मक गुण है, और इसके रचयिता का नाम भदत महानाम था। नेक्स्ट जो रचना कहलाती है पाली भाषा में वो है मिलिंदपनह। इस पाली ग्रंथ में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध थेरवादी साधु नागसेन के बीच हुए दार्शनिक वाद विवाद का वर्णन है। इसको नागसेन ने संकलित किया था। इसके अलावा पाली भाषा के जो रचित ग्रंथ हैं वो बुद्धघोष द्वारा रचित ग्रंथ हैं, जिनमें विशुद्धि, मग और अर्थ कथाएँ हैं। दूसरे प्रकार के जो बौद्ध ग्रंथ हैं वे संस्कृत भाषा में लिखे गए। संस्कृत बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु जो है वो हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। ललित विस्तार महायान संप्रदाय का ग्रंथ है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध को दैवी शक्तियों से दैवी शक्तियों के रूप में बताया गया महात्मा बुद्ध को कि उनके पास दैवी शक्तियाँ थी। और महाकवि अश्वघोष ने भी संस्कृत में रचनाएं की। अश्वघोष को कनिष्क मथुरा व पाटलिपुत्र से कश्मीर ले आए, और चतुर्थ बौद्ध संगति में हम देखते हैं कि अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष के रूप में थे। इनकी जो ग्रंथ रचनाएं हैं वह है पहला बुद्ध चरित्र, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। दूसरा सौंदरानंद, जिसमें महात्मा बुद्ध के भाई नंद के जीवन चरित्र का वर्णन है। तीसरा शुद्धोत्पात, चौथा सूत्रालंकार और 5वां सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र एक ब्राह्मण था जो महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया था। इसके अलावा अवदान साहित्य संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। अवदान का अर्थ होता सत्यकर्म या दिव्य वीरोचित्र कर्म। इनमें दिव्यावदान, जिसमें अनेक राजाओं, मौर्यों व शुंगों का वर्णन है। अशोकावदान, अवदान शतक, और एक ग्रंथ आर्य मंजूषी मूलकल्प है।
इस संस्कृत बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन किया गया है। तो ये बौद्ध ग्रंथ थे, ये बौद्ध साहित्य थे जिनसे हमें इतिहास की जानकारी पता चलती है। अब हम देखें कि जैन साहित्य क्या था। जैनों के अधिकांश धर्म ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचित है। जैन ग्रंथों में आगम साहित्य सबसे प्रमुख है। ये आगम साहित्य जो है उनके वह है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 5 नंदी सूत्र, अनियोग द्वार, मूल सूत्र आदि। आगम साहित्य में जैन भिक्षुओं के और भिक्षुओं के आचरण, नियम, उपदेश, महावीर स्वामी के जीवन कार्यकलापों का वर्णन, उनकी शिक्षाएं और प्रसिद्ध भिक्षुओं ने निर्वाण कैसे प्राप्त किया, इसका वर्णन हमें 12 अंगों में मिलता है। अब हम देखें कि जैसे बौद्ध सभाएं आयोजित थी वैसे जैन सभाएं भी आयोजित थी। पहली जैन सभा जो हुई महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 160 वर्ष के पश्चात बताई जाती है और कुछ विद्वान 130 ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ बताते हैं। यह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म की परंपराओं को संग्रहित व संगठित करने का कार्य किया गया। जैनों की अन्य सभा, जैसे हम दूसरी सभा के बारे में देखते हैं कि एक सभा मथुरा में हुई जिसकी अध्यक्षता आर्य स्कंदल ने की, और एक सभा वल्लभी में हुई जिसकी अध्यक्षता नागार्जुन सूरी द्वारा की गई। अन्य सभा महावीर की मृत्यु के 980 वर्ष पश्चात, या ये कहें कुछ लोग कहते हैं कि 513 या 526 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित थी जिसकी अध्यक्षता देववर्दी गणी ने की। अन्य जैन ग्रंथ जो है जैसे भद्रबाहु चरित्र, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं का विवरण है। परिशिष्ट पर्वन जिसका लेखक हेमचंद्र था, इसमें 12वीं शताब्दी ईस्वी का वर्णन है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी ईस्वी में की गई परिशिष्ट पर्वन। जैन विद्वान हरिभद्र सूरी ने समारादित्य कथा, धूर्ताख्यान और कथाकोश लिखा। उद्योतन सूरी ने कुवलिया माला लिखी। सिद्धर्षि सूरी ने ओमिति भव प्रपंच कथा लिखा। दिनेश्वर सूरी ने कथाकोश प्रकरण लिखा। जिनसेन ने आदि पुराण लिखा और गुणभद्र ने उत्तर पुराण लिखा। तो ये जैन साहित्य था। अब हम देखें कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन किया और इस चैप्टर में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का अध्ययन किया। तो ये हमारा धार्मिक साहित्य जो था ये समाप्त होता है। अब हम धर्मेतर भारतीय साहित्य का अध्ययन करेंगे कि धर्म से जो अलग भारतीय साहित्य रचा गया, उनमें सबसे जो प्रमुख साहित्य है उसमें पहला नाम आता है पाणिनि की अष्टाध्यायी का। पाणिनि की अष्टाध्यायी 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का व्याकरण ग्रंथ है और इसमें मौर्य काल से पूर्व की भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। दूसरा जो ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, जिसे विष्णुगुप्त आदि नामों से भी जाना जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र 15 अध्यायों में बांटा और इसमें 180 विषय व 6000 श्लोक हैं। यह गद्य में है और संस्कृत भाषा में है। 1905 में मैसूर राज्य की लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर श्याम शास्त्री ने तंजौर जिले के एक पंडित श्री अभ्युनि राघवाचार्य से इसकी मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्राप्त की और 1909 में मैसूर राज्य की सहायता से संपूर्ण अर्थशास्त्र का प्रथम संस्करण प्रकाशित कराया। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने अपने पूर्ववर्ती 18 आचार्यों के मतों का उल्लेख किया और उसके बाद अपना मत दिया। अर्थशास्त्र में मौर्य शासन पद्धति के आदर्शों का, राजा के कर्तव्यों का, उसकी रक्षा के उपायों का, राज्य की रक्षा के उपायों का, शत्रु को वश में करने के उपाय, रक्षा नीति, युद्ध नीति, कूटनीति, गुप्तचर व्यवस्था,
राज्य के कोष में वृद्धि आदि का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है कौरगी संहिता। इसकी रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में की गई और इसमें यवन आक्रमणों का उल्लेख है। अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें विशाखदत्त के जो 2 ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। पहला मुद्रा राक्षस, इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश के विनाश पर प्रकाश पड़ता है, और दूसरा देवी चंद्रगुप्तम जो गुप्त काल के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल की घटनाओं का वर्णन करता है। अन्य जो ग्रंथ है पतंजलि का महाभाष्य, जो एक व्याकरण ग्रंथ है और इसमें शुंग वंश के इतिहास का भी ज्ञान होता है। छठा मालवी के अग्निमित्र, ये कालिदास का ऐतिहासिक नाट्य ग्रंथ है जिसमें पुष्यमित्र शुंग और उसके यवनों से युद्ध का वर्णन हमें मिलता है, और साथ ही पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और उसकी दासी मालविका के प्रेम का भी इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है। एक अन्य ग्रंथ है राजतरंगिणी, जिसे कल्हण द्वारा रचा गया। इसमें 1151 ईस्वी तक की कश्मीर की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन है। हर्ष के राजकवि बाण भट्ट द्वारा 2 रचनाएं की गई, हर्ष चरित्र और कादम्बरी। गौडवोह ने वाकपति ने गौडवोह लिखी जो प्राकृत भाषा में है। कन्नौज नरेश यशोवर्मन की दिग्विजय का इसमें वर्णन है। बिल्हण ने विक्रमांक देव चरित्र लिखी जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंश के राजा विक्रमादेव षष्ठ का हमें वर्णन देखने को मिलता है। इसी तरह पद्मगुप्त या परिमल गुप्त ने नवशशांक चरित्र लिखा जिसमें परमार वंश के इतिहास का वर्णन मिलता है। अब हम देखें कि इसके अलावा हमें संगम साहित्य भी देखने को मिलता है। संगम प्राचीन तमिल कवियों के संग को कहा जाता था। संगम मंडल या सभा। प्राचीन तमिल साहित्य 3 प्रमुख संगमों में रचा गया। संगम साहित्य का रचना काल 100 ईस्वी से 250 ईस्वी माना जाता है। पहला संगम मदुरा में हुआ जिसके अध्यक्ष अगस्त मुनि थे। दूसरा संगम कपाटपुरम या अलेव में हुआ। इसके प्रारंभिक अध्यक्ष जो थे अगस्त मुनि थे, बाद में तोलकाप्यर इसके अध्यक्ष बने। तीसरा संगम उत्तरी मदुरा में हुआ जिसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। तीनों संगमों को पांड्य राजाओं के संरक्षण में लिखा गया या हुए। काल्पनिक विवरण के अनुसार तीनों संगम 9,990 वर्ष चले और 8,598 कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। 197 पांड्य राजाओं ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया। संगमकालीन प्रमुख ग्रंथ है। पहला तोलकाप्यम जो तोलकाप्यर द्वारा रचित तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। दूसरा ऐतोतोके जो 8 ग्रंथ हैं और इसमें प्रेम गीत लिखे गए हैं। तीसरा पत्तुपातु ये 10 गीत हैं। चौथा पदेन किल कणुकु जिसमें 18 गीत हैं। एक अन्य जो महाकाव्य है शिलप्पादिकारम जो इलांगो अडियल द्वारा रचित है जिसमें कोवलन और कन्नगी तथा माधवी वेश्या की प्रेम कथा है। इसके अलावा एक अन्य ग्रंथ है मणिमेखलई। ये बनिया शीतल सत्तनार द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें कोवलन और माधवी वेश्या से उत्पन्न कन्या मणिमेखलई का जीवन, बुद्ध और धम्म संघ को उसके जीवन अर्पण की कथा है। नेक्स्ट है जीवक चिंतामणि जो तिरुक्कुदेवर द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ये संगम साहित्य था और धर्मेतर भारतीय साहित्य था। अब हम साहित्यिक जो ग्रंथ हैं उनमें विदेशी यात्रियों के विवरण का अध्ययन करेंगे।
विदेशी यात्री भारत आए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे विवरण दिए जो असत्य हैं। जैसे मैगस्थनीज ने लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, भारतीय लिखना नहीं जानते थे, लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों बातें सत्य नहीं है। इसी तरह चीनी यात्रियों का विवरण भी बौद्ध धर्म व दृष्टिकोण से दिया गया है और उनसे प्रेरित है। फिर भी विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें इतिहास की काफ़ी सामग्री देखने को मिलती है। जैसे हम देखते हैं कि विदेशी इतिहासकारों में हेरोडोटस को प्रमुख माना जाता है, यद्यपि वह भारत कभी नहीं आया। लेकिन हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है और इसने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। इसने ईरानियों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर भारत के विषय में लिखा। टेसियस, यह पारसी नरेश अर्टाजर्जीस की राजसभा में राजवैद था और पारसी अधिकारियों की सूचनाओं के आधार पर इसने भारत के विषय में लिखा। सिकंदर के साथ आए जो भारतीय लेखक थे उनमें नियारकोस, अरिस्टोब्यूलस, ओनिसिटिक्रिटस आदि थे। नियारकस जो था वह सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था और इसके लेखों के अवशेषों को स्ट्रेबो और एरियन के लेखों में संरक्षित किया गया। अरिस्टोब्यूलस, इसका ग्रंथ है युद्ध का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द वार है। और ओनेसिक्रिटस जहाजी बेड़े का नाविक था और इसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। सिकंदर के बाद भी यूनानी भारत आते रहे, जिसमें मैगस्थनीज प्रमुख है। यह सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में आया था और इसने भारत के विवरण पर इंडिका नामक ग्रंथ लिखा जो विलुप्त हो गया और बाद के लेखकों ने इसके उद्धरणों को संकलित किया और उन्हीं को डॉक्टर स्वानवेग ने एक स्थान पर संग्रहित करके 1846 में इंडिका को प्रकाशित कराया। डायमेकस, जिसे डीमेकस भी कहा जाता है, यूनानी सम्राट ने चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार की राजसभा में इसे भेजा था। स्ट्रैबो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ। इसने विदेशी यात्रा पर भूगोल ज्योग्राफिया ग्रंथ लिखा, लेकिन इसने मैगस्थनीज और डायमेकस को झूठा व अविश्वसनीय बताया। प्लिनी द एल्डर, इसने नेचुरल हिस्ट्री प्राकृतिक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा जो 77 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह मैगस्थनीज की इंडिका पर आधारित है। एरियन, इसने 2 ग्रंथ लिखे, एक इंडिका और दूसरा सिकंदर का आक्रमण। एक अज्ञात लेखक की कृति है पेरिपल्स द इरिथियन सी। इसमें प्रथम शताब्दी ईस्वी के भारतीय व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। इसके लेखक ने 80 ईस्वी के लगभग भारतीय समुद्र तट की यात्रा की और बाद में ये मिस्र जाकर रहने लगा था। टॉलमी ने दूसरी शताब्दी ईस्वी में भूगोल नामक ग्रंथ लिखा और भारत के नगरों के बारे में विवरण दिया। प्लूटार्क ने सिकंदर की जीवनी लिखी, वह नंद व मौर्य वंश के बारे में लिखा। ये तो यूनानी लेखक थे। अब हम देखें कि चीनी यात्री कौन कौन से हुए। जैसे हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है, वैसे ही चीनी इतिहास का जन्मदाता सुमाचीन को कहा जाता है जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। इसने जो ग्रंथ लिखा उसमें भारत का विवरण भी दिया उसने। दूसरा फाहियान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 399 में भारत आया और 15-16 वर्ष भारत में रहा। 405 से 412 ईस्वी तक रहा। ये धार्मिक व्यक्ति था, इसलिए इसने बौद्ध धर्म के बारे में अधिक लिखा और इसने तत्कालीन भारतीय सम्राट के नाम का भी उल्लेख नहीं किया। इसने जो ग्रंथ लिखा वो फोकोकी था। तीसरा हेनस्वांग, यह बौद्ध चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में
भारत आया और 629 ईस्वी के लगभग भारत में आया, 16 वर्षों तक रहा। ये हर्ष की राज्यसभा में भी रहा। इसने प्रयाग और कन्नौज राज्यसभा में भाग लिया और सीयू की नामक ग्रंथ लिखा। हुइली ये हेनसांग का मित्र था और इसने हेनसांग की जीवनी लिखी। सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया, 3 वर्ष तक रहा। ली अप्यायो और वांग हान से हर्ष के पत्र का चीन के सम्राट से जवाब लेकर यह चीनी प्रतिमंडल 643 ईस्वी में हर्ष के दरबार में आया। इसिंग 671 से 695 ईस्वी के लगभग भारत आया और इसने 10 वर्ष तक नालंदा में बिताए और लौटते समय 400 ग्रंथों की पांडुलिपियों को अपने साथ ले गया। तो ये प्रमुख चीनी यात्री थे। अब हम देखें तिब्बती लेखक कौन से थे। लामा तारानाथ ने कंगयूर व तंगयूर नामक 2 ग्रंथ लिखे। अरबी लेखकों में अल बेरूनी या अबू रिहान था, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया और इसने भारत के विवरण में तहकीक हिंद या किताबुल हिंद नामक ग्रंथ लिखा। सुलेमान 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य भारत आया। उसने पाल प्रथियार राजाओं के विषय में लिखा। इसकी पुस्तक का नाम सिलसिला तुल तवारीख है और इसने भोज प्रतिहार की प्रशंसा की। अल मसूदी 941 से 43 में भारत में रहा। इसने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के विषय में लिखा। इसकी पुस्तक का नाम मुरुजुल जहाब। अल बिल्लादूरी 9वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया। पुस्तक इसकी है फुतू अल बुल्दान। सिंध के अरब प्रांतपाल और जुनैद द्वारा पश्चिमी भारत पर किए गए आक्रमणों का इसने अल बिलादूरी ने वर्णन दिया। हसन निज़ामी ने ताजुल महासीर नामक ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के शासन के अंतिम वर्षों का महत्वपूर्ण विवरण दिया। तो हम देखते हैं कि ये विदेशी यात्री थे जो विभिन्न समूहों में भारत आए और इन्होंने भारत के विषय में लिखा और इनके विवरण से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। थैंक यू।